देखो प्लांट, एक तो ना बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं कि प्लांट फिजियो के अंदर आता क्या क्या है, हमें इसमें कवर क्या क्या करना है। अगर हम बात करते हैं प्लांट फिजियो के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो हम पहले तो कवर करेंगे, और प्लस आपके जो रियल में प्लांट फिजियो कवर कर रहा होता है अपने अंदर। जैसे पहली इंपॉर्टेंट चीज अगर हम बात करें, ये कवर करता है प्लांट हॉर्मोन्स के बारे में। उसके अलावा ये कवर करता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में ही स्टूडेंट्स आपका कवर हो जाता है जो भी डिफरेंट साइकिल्स होती है ना, वो सब, जैसे C3 साइकिल, C2 साइकिल, C4 साइकिल, कैम्प, वो सब इसमें आता है। फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, व्हाट इज क्लोरोफिल, वेयर इट इज प्रेजेंट, हाउ इट वर्क्स, ये सारी चीज इसी में कवर हो गया। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं और किस चीज को कवर करता है, ये जो आप बोलते हैं ना प्लांट वाटर रिलेशन, या फिर आप बोल सकते हैं जो वाटर पोटेंशियल, वो भी इसी में कवर होगा, वो भी इसी टॉपिक के अंदर कवर होगा। फ्लोएम लोडिंग अनलोडिंग, फ्लोएम लोडिंग एंड अनलोडिंग, ये टॉपिक भी यहीं पर कवर होगा। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, और क्या आता है इसके अंदर बेटा, हम यहाँ पे कुछ पढ़ेंगे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, हालांकि इस वाले टॉपिक से सीयूटी के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन बहुत नहीं है, बट अभी के टाइम पे आने लगे हैं। लाइक आप प्रीवियस ईयर देखोगे, अभी के जो टाइम का है उसमें इससे क्वेश्चन आया है, बहुत डेप्थ में नहीं, बट उन्होंने पूछे हैं कि ये कैसे बने हैं, इसका क्या कंपोजिशन है, किससे बना हुआ है, कितने टाइप्स है, मतलब कुछ ऐसे बेसिक्स क्वेश्चन थोड़े से उसने पूछे हुए। अगर वो पूछ रहा है तो भाई कल को उससे थोड़े और भी आ सकते हैं, है ना, तो हम उसको चांस नहीं लेके चलेंगे। लिखा नहीं है बहुत सारे, आप देखोगे तो आप कहोगे कि जैसे लाइफ साइंसेज वाले सोचते हैं हमारे वाले में तो इतना कुछ नहीं लिखा, वी हैव प्लांट साइंसेज, हमारे पे तो कुछ प्लांट फिजियो भी नहीं दी हुई। भाई प्लांट फिजियो नहीं दी है, लेकिन प्लांट साइंसेज है, और प्लांट साइंसेज में भी वो बहुत बार टॉपिक लिखता नहीं है, लेकिन क्वेश्चन अगर आप देखोगे प्रीवियस ईयर तो यस वो वहां पे प्रेजेंट है, क्वेश्चंस में आ रहा है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा और वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 100% इम्पोर्टेंट है, आप उसको मिस नहीं कर सकते हैं। तो ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट भी आप यहाँ पे कवर करेंगे। होपफुली ये बात समझ आई। ठीक है, इसी जो यहाँ पे लिखा है ना वाटर रिलेशन वाला, वाटर रिलेशन में आप वही एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट पाथवे कवर करते हैं। मैं यहाँ लिख देती हूँ एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट पाथवे, सब यहीं पे कवर हो जाता है। व्हाट इज फोटोपीरियोडिज्म, पीरियोडिज्म, फोटोपीरियोडिज्म क्या है, क्या होता है फोटोपीरियोडिज्म, कितने टाइप का होता है। वर्नलाइजेशन, वर्नलाइजेशन क्या होता है, कैसे वर्क कर रहा होता है, कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस इस पे आ रखे होते हैं और आते हैं, हम इसको जानेंगे। उसके अलावा फोटोमोर्फोजेनेसिस, फोटोमोर्फोजेनेसिस ये जानेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो हम यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है, स्टोमेटा ओपनिंग क्लोजिंग, बेटा उसके रीजन सारे हम प्लांट हार्मोन्स में ही कवर कर लेते हैं, उसी में आपका वो रीजन आ जाएगा, तो आपको उसके लिए वरी होने की जरूरत नहीं है कि वो कहाँ पे आएगा, वो उसी में कवर हो जाएगा। ठीक है, ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हम कवर करने वाले हैं, फोटोपीरियोडिज्म, वर्नलाइजेशन। इसके अलावा लास्ट में लिख सकते हो नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिसे आप नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के नाम से भी देख सकते हो अपने सिलेबस में। कभी कभार ये प्लांट फिजियो के अंदर लिखा रहता है, किसी किसी टॉपिक में ये अलग से लिखा रहता है, तो आपको डरना नहीं है। अगर ये कहीं पे भी है, आपकी माइक्रोबायो में मेंशन है तो आप माइक्रोबायो में कर लोगे, अगर आपके अलग कहीं पे प्रेजेंट है तो कुछ भी हो, चाहे वो कहीं से भी हो, दिस टॉपिक इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इन दोनों के साथ साथ इन सबसे ही क्वेश्चन आए हुए हैं, लगभग सबसे ही क्वेश्चन आए हुए हैं, लेकिन ये कुछ स्टार वाले जो हैं ये हमें 100% बढ़िया तरीके से करने हैं कि ये सारे टॉपिक्स अच्छे से कवर हो जाए। होपफुली बात समझ आई। चलो, इसमें सबसे पहले अब हम स्टार्ट कर रहे हैं विद फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के साथ स्टार्ट कर सकते हैं बेटा अब हम। ठीक है, चलिए।
ठीक है, फोटोसिंथेसिस होता क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन है होता क्या है, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, किसे कहते हैं हम, फोटोसिंथेसिस है ये चल रहा है, ये जो प्रोसेस है दिस इज फोटोसिंथेसिस, किसको कह सकते हैं हम बेटा, जब फोटोसिंथेसिस होता है तो वर्ड में आ रहा है बेटा फोटो मतलब लाइट का यूज होगा, और सिंथेसिस मतलब कुछ चीज प्रोड्यूस होगी, कुछ चीज बनेगी, ठीक है, लाइट की प्रेजेंस में किसी चीज का बनना मतलब फूड का बनना इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, इट इज सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय ठीक है, synthesis of organic compound by photosynthetic organisms by inorganic compounds। देखो ये होती है एक डेफिनेशन फोटोसिंथेसिस के लिए, क्या कह रहा है, सिंथेसाइज क्या होने वाले बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज होने वाला है ना। व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड बेटा, जैसे हमारी बॉडी के अंदर अगर हम कार्बन की बात करते हैं तो इट इज प्रेजेंट इन इट्स ऑर्गेनिक फॉर्म, ऑर्गेनिक फॉर्म जैसे अगर हम बोले तो वो ग्लूकोज की फॉर्म में प्रेजेंट होना, ठीक है, अगर वो प्रेजेंट है तो अमीनो एसिड, ऐसी ऐसी चीजों की फॉर्म में वो प्रेजेंट है, सिंपली नहीं प्रेजेंट है ना, इसलिए हम कह रहे हैं ऑर्गेनिक फॉर्म। दूसरी एक फॉर्म है जिसे हम कह देते हैं ये है इनऑर्गेनिक फॉर्म, जब हम बोल रहे हैं कार्बन जो है वो CO2 इन्वायरमेंट में जैसे प्रेजेंट है ना CO2 उस फॉर्म में प्रेजेंट है, दैट मींस इट इज इनऑर्गेनिक। तो फोटोसिंथेसिस में यही तो होता है, CO2 का यूज करते हैं, हमने रिलीज किया CO2 और वो यूज किसने कर लिया भाई, किस पर्सन ने किया, इन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स ने, जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं दे आर नोन एज फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। वो उसका यूज करके क्या बना देते हैं बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बना देते हैं, जैसे ग्लूकोज अपना खाना। बात समझ आई। नेक्स्ट, अब हमने बोला है ये होते हैं फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स, तो ये फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स कौन हो सकते हैं, क्या ये प्लांट्स हो सकते हैं, यस ये प्लांट्स होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं ग्रीन प्लांट्स, यस ग्रीन प्लांट्स होते हैं। उसके अलावा और कौन हो सकता है, उसके अलावा आई थिंक कुछ बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, जैसे साइनोबैक्टीरिया। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, यूकैरियोट्स भी हो सकते हैं, यूकैरियोट्स भी हो सकते हैं एंड प्रोकैरियोट्स भी हो सकते हैं, एंड प्रोकैरियोट्स भी हो सकते हैं। बात समझ आई। तो ग्रीन प्लांट्स प्लस साइनोबैक्टीरिया दोनों मिला के क्या कहला, मतलब मैं ये नहीं कह रही सिर्फ यही दो है, मैं जस्ट मेंशन करना चाहती हूँ कि जो फोटोसिंथेसिस करने के लिए है बेटा वो यूकैरियोट्स भी हैं, वो प्रोकैरियोट्स भी है। इट्स नॉट ऑलवेज ऑल द यूकैरियोट्स ऑल प्रेजेंट टू सिंथेसाइज योर फूड, सिर्फ यूकैरियोट्स नहीं है बट सम प्रोकैरियोट्स आर आल्सो देयर, ठीक है, जो क्या कर सकते हैं, हु कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस लाइक साइनोबैक्टीरिया, दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, राइट। चलिए होपफुली ये बात समझ आई होगी। नेक्स्ट, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस बेटा दो तरीके से हो सकती है, एक कहता है, इधर मैं मेंशन कर देती हूँ कि मैं हूँ ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। एक कहता है मैं हूँ एनऑक्सीजेनिक, अब इसका क्या मतलब हुआ भाई, ऑक्सीजेनिक और एनऑक्सीजेनिक का मतलब क्या है। ऑक्सीजेनिक कहता है मैं रिलीज करता हूँ ऑक्सीजन को जब मैं फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता हूँ, एनऑक्सीजेनिक कहता है मैं रिलीज करता हूँ अदर
देन ऑक्सीजन, मतलब ये कुछ और रिलीज करेगा, ऑक्सीजन को तो नहीं करने वाला फॉर श्योर, लेकिन ऑक्सीजन ये कहते हैं मैं तो ऑक्सीजन को ही रिलीज करने वाला हूँ, ठीक है, वो रिलीज करता है। जैसे अगर आप कोई रिएक्शन देखो, मतलब कोई इन द सेंस फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन देखो तो वो क्या होती है, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन देखो तो वो क्या होती है, देखो वो ऐसे होती है। फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 चाहिए, उसके लिए वाटर चाहिए, वाटर, ठीक है, उसके अलावा और क्या चाहिए इसको, पिगमेंट्स, और पिगमेंट्स क्या एब्जॉर्ब करेंगे, सनलाइट, ठीक है। नाउ व्हाट इट्स गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड, अब क्या बनाने वाला है ये बनाएगा अब आपका फूड, बोले तो ऑर्गेनिक फूड, पीछे देखा ना भी ऑर्गेनिक फूड बनना, जैसे ग्लूकोज C6H12O6 प्लस कुछ एक्स्ट्रा सब्सटेंस भी रिलीज करता है विच इज नोन एज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। Now, if any photosynthetic organism who is going to perform this type of photosynthetic reactions, they all are known as oxygenic photosynthesis. Oxygenic photosynthesis, because as a byproduct, oxygen is byproduct. बाय प्रोडक्ट में क्या रिलीज कर रहा है, एज बाय प्रोडक्ट इट रिलीजेस ऑक्सीजन। नेक्स्ट, ये तो था ऑक्सीजनिक, ठीक है, समझ आया। अब कुछ ऐसे होते हैं जिनकी रिएक्शन कुछ अलग है, CO2 प्लस दे आर यूजिंग हाइड्रोजन सल्फाइड, नॉट वाटर, वाटर नहीं यूज करने वाले बट दे आर यूजिंग हाइड्रोजन सल्फाइड। पिगमेंट्स इनके पास भी हैं, दे आर ऑल्सो गोना एब्जॉर्ब sunlight and same they are also going to produce food plus as a byproduct यहाँ पे अब ऑक्सीजन नहीं आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है this sulfur। अब देखो ये क्या है, ये क्या ऑक्सीजन है, अगर ऑक्सीजन नहीं है इसलिए हम इसे एनऑक्सीजनिक कह रहे हैं। ये तो एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस है क्योंकि अब यहाँ पे सल्फर रिलीज आउट हो रहा है, ना कि हमारा ऑक्सीजन। ये इस टाइप से आपको कुछ देखने को मिलता है। होपफुली बात समझ आई। चलो अब हम यहाँ पे ये तो समझ गए व्हाट इज ऑक्सीजेनिक एंड व्हाट इज एनऑक्सीजेनिक। ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कौन कौन परफॉर्म कर सकता है, अब हम उस पर बात करते हैं। As we have already studied that the photosynthesis can be performed by either eukaryotes or prokaryotes. They both can produce food during the photosynthesis. So oxygenic photosynthesis की बात करें तो ये again prokaryotes भी बना सकते हैं बेटा खाना ऑक्सीजेनिक करके, और यूकैरियोट्स भी बनाते ही हैं, ठीक है। प्रोकैरियोट्स की बात करें तो एग्जांपल लिख देते हैं, जैसे साइनोबैक्टीरिया। Yes, साइनोबैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स है बट इट इज एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेट, ठीक है, ये ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करेगा। नेक्स्ट, यूकैरियोट्स में बेटा कौन आ जाते हैं आपके, प्रोटिस्टा एंड, अच्छा प्रोटिस्टा सारे नहीं, जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं ना सिर्फ वही, एंड आपके ग्रीन प्लांट्स, वो सब इसके अंदर आते हैं। एल्गी भी आते हैं, ठीक है, ये नहीं है सिर्फ प्लांट्स बोल दिया तो वही सब आएंगे। फिर मैम एनऑक्सीजेनिक कौन होते हैं, देखो हमेशा याद रखना है एनऑक्सीजेनिक जो होते हैं ना हमेशा प्रोकैरियोट्स होंगे, इसमें कभी यूकैरियोट्स नहीं आते। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑलवेज या फिर ओनली प्रोकैरियोट्स जो ये काम करते हैं, ओनली। जैसे एग्जाम्पल के लिए पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ठीक है, या फिर और कौन हो सकता है बेटा, ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। होपफुली बात समझ आई होगी।
ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो मैंने अभी आपको लिखवाया है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से क्वेश्चंस आए हुए होते हैं, जैसे इस वाले पार्ट से कि एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, ऐसे स्टेटमेंट आ सकती है, कुछ लिखा आ सकता है, या पर्पल लिख के दे देंगे, पूछ लेंगे आपसे, बताओ ये एनऑक्सीजेनिक है और इट इज ऑक्सीजेनिक। डन, होपफुली बात समझ आई। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। चलो, अगर हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की, फोटोसिंथेसिस ये आपको 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता हुआ दिखाई देगा। इसका फर्स्ट स्टेप कहता है कि मैं करूंगा फोटोकेमिकल रिएक्शन। क्या परफॉर्म करने की कहता है? फोटोकेमिकल रिएक्शन। देखो, जब भी फोटो वर्ड आता है ना, यू नीड टू बी प्रिपेयर दैट फोटो मीन्स लाइट, और केमिकल मीन्स इसकी क्या बात हो रही है यहाँ पे? लाइट की भी बात हो गई, और केमिकल मीन्स जैसे हम बोल देते हैं ATPs, हम बोल देते हैं NADH, हम बोल देते हैं NADPH। All these things are the chemical form of energy। जैसे लाइट एनर्जी क्या है? फोटोन की फॉर्म्स में दे आर कमिंग ऑन दी अर्थ, वैसे ही हम बोल देते हैं ये जो केमिकल एनर्जी है विच इज प्रोड्यूस्ड इन यूकैरियोट्स और इन आवर बॉडी, प्रोकैरियोट्स आल्सो, तो वो क्या है? आपकी ATP, NADH एंड O। सो इस रिएक्शन में वर्ड से ही पता चल गया क्या होने वाला है। क्या होने वाला है भाई? जो आपकी लाइट एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? केमिकल एनर्जी। एंड आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड यू दैट व्हाट आर केमिकल एनर्जीज। तो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, मतलब अब ये बन गया है, क्योंकि हमारी बॉडी लाइट एनर्जी को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकती। अगर कर सकती होती तो सोचो ना, वो अब तक कर चुकी होती, उसे तो फिर प्लांट पे डिपेंड होने की जरूरत ही नहीं होती ना। वी आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर फूड, बिकॉज हम प्रिपेयर कर ही नहीं पाते हैं, हम एनर्जी लाइट से ले ही नहीं पा रहे हैं। वो सिर्फ कौन कर सकता है ऐसा काम? प्लांट्स। तो प्लांट का ही काम है ये करना है, लाइट को कन्वर्ट कर देना। तो अब बन गई है, जैसे मैं लिख देती हूँ, ATPs वगैरह बन गई है। नेक्स्ट स्टेप। अब फर्स्ट स्टेप जैसे ही होगा, उसके बाद ही सेकंड स्टेप पे आपकी रिएक्शन प्रोसीड होगी, उसी के बाद नेक्स्ट स्टेप पे प्रोसीड होगी। नेक्स्ट स्टेप कहता है जो रियल फोटोसिंथेटिक है ना, मतलब CO2 का फिक्सेशन, CO2 का फिक्सेशन रिएक्शन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय CO2 फिक्सेशन रिएक्शन? देखो, जो अभी हमने पीछे यहाँ पे देखा था ना, ये CO2 का फिक्सेशन ही तो हो रहा है, यूज ही तो हो रहा है, वो फिक्स ही तो हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ फूड। इन द फॉर्म ऑफ फूड कार्बन क्या हो रहा है? CO2 क्या हो रहा है बेटा? फिक्स हो रहा है। वही चीज की यहाँ पे बात हुई है, पहले कन्वर्जन, उसके बाद में फिक्सेशन, मतलब उसके बाद की वो रिएक्शन देखने को मिलेगी। इसमें आपको क्या दिखता है? जो आपका CO2 है वो कन्वर्ट हो जाता है सबसे पहले। अब इसमें ये नहीं, मैम आपने तो फूड और ग्लूकोज का नाम लिया था, बेटा वो बनते हैं, लेकिन अभी माइंड में मैप रखना, उससे पहले ग्लिसरल्डेहाइड 3-फॉस्फेट बनता है। ग्लिसरल्डेहाइड 3-फॉस्फेट बनता है, उसके बाद बाकी की रिएक्शन है। जस्ट वेट, अभी इन द अपकमिंग क्लासेस मैं आपको पूरा क्लियरली दिखाऊंगी कि वो कैसे बन रहा है, क्या हो रहा है, इससे भी आगे ग्लूकोज में कैसे बढ़ रहा है, फिर स्टार्च भी कैसे बन रहा है, स्टोर कैसे हो रहा है, सब पढ़ेंगे। जस्ट वेट, अभी तो स्टार्टिंग है ना, ट्रेलर है ये, तो वेट करना पड़ेगा। ग्लिसरल्डेहाइड बनेगा, लेकिन इसके टाइम पे जो भी एनर्जी लगेगी वो यहां से आएगी, यही ATP यूज होंगे, यही NADPH यूज होंगे, राइट। तो पहली वाली क्या करती है? लाइट से कन्वर्ट कर दिया केमिकल में। दूसरे रिएक्शन में क्या होगा बेटा? जो केमिकल एनर्जी बनी है वो ही यूज हो जाएगी फिक्सेशन के लिए, CO2 फिक्सेशन के लिए। इसमें क्योंकि लाइट यूज होती है, दैट्स वाई इस रिएक्शन को हम लाइट रिएक्शन भी कहते हैं। दिस इज द लाइट रिएक्शन। इसमें लाइट की जरूरत ही नहीं है, ये
डिपेंडेंट है लेकिन इनडायरेक्टली, डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि इसको लाइट नहीं चाहिए, अब इसको तो बस उसका एक प्रोडक्ट चाहिए। अगर ये बन गया तो अब चाहे अंधेरा कर दो, कितना ही अंधेरा कर दो, मैं अपना काम कर सकता हूँ, ठीक है। अब ये अपना काम कर सकता है, अब आप अंधेरा कर दो चाहे, क्योंकि उसको सिर्फ एटीपी चाहिए था लाइट से और वो बन गया है, वो बन गया है। तो अब क्या होता है बेटा, इसलिए हम इसको कह देते हैं दिस इज योर डार्क रिएक्शन, ठीक है, कि ये तो डार्क रिएक्शन हो रही है क्योंकि इसमें किसी चीज का यूज नहीं है। एक तरफ में हम ये पॉइंट भी लिख सकते हैं कि डार्क रिएक्शन इज independent of light, ठीक है, लाइट पे डिपेंडेंट नहीं है लेकिन लाइट रिएक्शन पे तो है, ठीक है, बट इट इज इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट है। लाइट का इसको जरूरत है ही नहीं, ठीक है। तो कहीं पे ये ऐसी स्टेटमेंट कभी कभार पूछ ली जाती है या लिख दी जाती है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसा कुछ है या नहीं है। तो अब आपको कंफर्म है, यस, डार्क रिएक्शन, इस लाइट जो आ रही है सन से उस पर डायरेक्टली डिपेंडेंट वो है ही नहीं, क्योंकि वो उसको कुछ हेल्प नहीं करने वाला। तो वो किस पे डिपेंडेंट है, उसके एक प्रोडक्ट पे, ठीक है, लाइट रिएक्शन के एक प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट है। होपफुली बात समझ आ गई होगी। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब हमने यहाँ पे एक रिएक्शन में वी हैव मेंशन्ड दैट देयर आर सम पिगमेंट्स हु आर गोना एब्जॉर्ब द सनलाइट, ठीक है, वही सनलाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। कुछ पिगमेंट यहाँ पे मेंशन करे गए हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस पिगमेंट्स, व्हाट आर दीज, वेयर दे आर प्रेजेंट एंड हाउ दे हेल्प टू एब्जॉर्ब द सनलाइट। पिगमेंट्स, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, पीएस मतलब बेटा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, ठीक है। और इनका काम क्या है, लाइट को एब्जॉर्ब करना, लाइट को एब्जॉर्ब करना। देखो दो टाइप के होते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, दे आर ऑफ टू टाइप्स। पहला कहता है कि आई एम पोरफायरिन या फिर कैलोरीन ड्राइव्ड, ठीक है, पोरफायरिन या फिर कैलोरीन ड्राइव्ड होते हैं, पहला पिगमेंट। दूसरा कहता है मैं हूं कैरोटीनॉइड ड्राइव्ड, कैरोटीनॉइड्स ड्राइव्ड। नेक्स्ट, अभी हम इनको डिटेल में ड्रॉ करके समझेंगे है क्या ये। देखो ये कुछ ना स्ट्रक्चर्स होते हैं कैरोटीनॉइड्स या फिर हम बोल सकते हैं पोरफाइन, जैसे हम बोलते हैं पोरफायरिन रिंग प्रेजेंट है ना। हीमोग्लोबिन याद करो, चारों तरफ एक रिंग्स प्रेजेंट है, बीच में एक आपका आयन प्रेजेंट है, डाइवेलेंट आयन प्रेजेंट है। वैसे ही उसी रिंग को हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं बेटा, पोरफायरिन रिंग ड्राइव्ड। कौन कौन से पिगमेंट्स है, ठीक है, डायरेक्टली पूछा चला जाता है इनसे क्वेश्चन। There are two different pigments who are derived from porphyrin ring, मतलब उनके स्ट्रक्चर में porphyrin rings प्रेजेंट होंगी, ठीक है। दो है ऐसे, पहला क्लोरोफिल। यू डोंट नीड टू लर्न ऑल दी स्ट्रक्चर, पूरा स्ट्रक्चर याद करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन स्ट्रक्चर में क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रेजेंट है यू हैव टू नो दैट, कि इसके पास पोरफायरिन रिंग प्रेजेंट है, यस इट हैव, इसके पास है। उसके अलावा इसके पास क्या प्रेजेंट है, लेट्स सी। नेक्स्ट स्ट्रक्चर इसके पास क्या प्रेजेंट है बेटा, फाइकोबिलिन, क्लोरोफिल एंड फाइकोबिलिन। अब देखो क्लोरोफिल भी अलग अलग होते हैं, क्लोरोफिल ए, बी, सी एंड डी।
एंड फाइकोबिलिन भी 2 हो जाते हैं, फाइको एरिथ्रोबिलिन पहला एंड फाइको साइनिन, ठीक है। नेक्स्ट कैरोटीनॉइड ड्राइव्ड कौन है बेटा, 2 है। अगेन एक है ज़ैंथोफिल, ज़ैंथोफिल एंड इधर कौन है बेटा, कैरोटीन। सबसे पहली चीज तो याद रखनी है इनके नाम, दूसरा थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन एक 2 मेंबर है जो इनसे ड्राइव्ड है, 2 डिफरेंट मेंबर्स हैं जो कैरोटीनॉइड से ड्राइव्ड है, राइट। चलिए होपफुली बात क्लियर हुई। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं ये पिगमेंट्स है कहाँ पे, इनकी लोकेशन क्या है। लोकेशन ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बेसिक नॉलेज है लेकिन इंपॉर्टेंट है, इन्हीं चीजों से क्वेश्चंस बनते हैं, पूछे जाते हैं। अब आप बोलोगे मैम, क्योंकि याद रखने वाली चीज है ना कि फोटोसिंथेसिस तो प्रोकैरियोट्स भी कर रहे हैं एंड यूकैरियोट्स भी। नाउ फर्स्टली लेट्स टॉक अबाउट यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स बोले तो बेटा आपके ग्रीन प्लांट्स, राइट। नाउ इफ दिस इज द सेल, दिस इज द सेल ऑफ ग्रीन प्लांट, और कौन सा सेल बेटा, मीजोफिल सेल, बिकॉज मीजोफिल सेल इज द सेल विच कंटेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। जो मीजोफिल सेल्स होते हैं ना उसी के अंदर आपके फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं इन द लीफ। ये अब याद रखना है, मीजोफिल सेल का नाम याद रखना है, आगे मैं बहुत बार यूज करूंगी, इसको याद रखना है। अगेन जब हम यूकैरियोट्स के सेल्स की बात करते हैं, दे हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, राइट। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज है उनके पास, जैसे बेटा क्लोरोप्लास्ट। अब मैं सारे नहीं बना रही हूँ क्योंकि हमें फोकस रखना है क्लोरोप्लास्ट पे, तो मैं वो दिखा रही हूँ। तो एक मीजोफिल सेल है जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है। नाउ लेट्स जूम दैट आउट, और ये क्लोरोप्लास्ट कुछ ऐसा है, ठीक है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड है ये क्लोरोप्लास्ट, और ये कैसा है बेटा, डबल मेम्ब्रेन बाउंड। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। अंदर इसके क्या प्रेजेंट है बेटा, कुछ ऐसे फिल होता है, जैसे हमारे सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट, साइटोसोल जिसे आप कहते हो, इसके पास स्ट्रोमा है, उसी को हम स्ट्रोमा कहते हैं। इसके अंदर अगर प्रेजेंट है तो स्ट्रोमा कह देते हैं। उसके अलावा इसके पास कुछ यहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो आपको कॉइन्स जैसे दिखाई देते हैं, ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं। नाउ यू हैव टू रिमेंबर दिस स्ट्रक्चर्स, क्योंकि हम इसे बहुत बार यूज करने वाले हैं पूरे फोटोसिंथेसिस के टाइम पे, तो आपको याद रखना है। ये जो आपका ऐसा कुछ कॉइन जैसा स्ट्रक्चर है, वी कॉल इट एज ग्रेना, और अगर मैं सिर्फ एक की बात करती हूँ तो इट इज नोन एज थैलेकॉइड, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं हम इसे, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, क्योंकि हम इसकी मेम्ब्रेन को यूज करने वाले हैं। इनके बीच में जो ये स्ट्रक्चर है जो फ्रॉम एक ग्रेना को दूसरे से जोड़ेगा, इट इज नोन एज स्ट्रोमल लैमेला। हम इसे क्या नाम दे रहे हैं, स्ट्रोमल लैमेला। ये तो स्ट्रोमल लैमेला है जो एक को दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने। नाउ इफ यू गोना जूम आउट थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, मतलब इस स्ट्रक्चर को जूम आउट करके देखोगे तो ये कैसा दिखाई देगा, मैं ऐसे कर देती हूँ कि अगर आप अब इसको जूम आउट कर रहे हो तो कैसा दिखाई देगा, ये आपको कुछ ऐसा दिखाई देता है। अगेन डबल मेम्ब्रेन, ये भी डबल मेम्ब्रेन है, देख लो कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, ये डबल मेम्ब्रेन चल रही है। और अंदर के स्ट्रक्चर को कह देते हैं ल्यूमेन, मतलब इसके अंदर क्या है, ल्यूमेन है, और इसके बाहर क्या है, यहाँ पे स्ट्रोमा। ऐसे ऐसे नाम मैं लिखूंगी आगे जब आपको दिखेंगे ना, तो आप यू हैव टू पहले से अपने माइंड को प्रिपेयर रखना पड़ेगा, अदरवाइज आप भूलोगे फिर कंफ्यूज होगे। उससे बेटर है पहले से याद रखो, अंदर ल्यूमेन बाहर स्ट्रोमा, एंड थैलेकॉइड मेम्ब्रेन इज अगेन अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। इट इज अगेन अ डबल मेम्ब्रेन
बाउंड स्ट्रक्चर, राइट। अच्छा मैम, क्वेश्चन तो ये था कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट कहाँ है, आपने इतना सा बता दिया। तो जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं बेटा, वो इसी थैलेकॉइड मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं। तो मैं क्या, इसलिए मैंने ये सब बताया है आपको पहले से ही कि क्या है ये कहानी, कहाँ कहाँ सब कुछ है। तो अब आप समझ गए। अब हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम ग्रीन प्लांट्स की बात करते हैं तो जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, पिगमेंट्स दे आर प्रेजेंट ऑन थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। होपफुली ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ होगा ना। अगर आप इधर की बात करो, प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स डू नॉट हैव एनी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, है ना। दे आर डिवॉइड ऑफ एनी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर एंड क्लोरोप्लास्ट इज डबल मेम्ब्रेन, वो तो मतलब हो ही नहीं सकता, इसके पास तो कुछ है ही नहीं। देन कहाँ पे प्रेजेंट होगा बेटा, इसके सेल देखोगे, साइटोप्लाज्म, एंड ये इसका ऐसे ही न्यूक्लियोइड वगैरह प्रेजेंट होता है, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में कोई न्यूक्लियस भी नहीं है। कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। इसी साइटोप्लाज्म में बेटा, इसी साइटोप्लाज्म में आपको क्या दिखता है, यहाँ पे ही कहीं पे ऐसे लगा सकते हो, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर। आप ये नहीं कह सकते हो वो कंप्लीटली थैलेकॉइड मेम्ब्रेन है, बट इट इज समथिंग विच इज लाइक थैलेकॉइड, वो उसके जैसा ही कुछ स्ट्रक्चर वहां पे प्रेजेंट है, जिसके ऊपर सारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे। एंड ऑल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स are present on it, उसी के ऊपर प्रेजेंट होंगे। ये किसकी बात हो रही है बेटा, इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। लेकिन यूकैरियोट्स में तो पूरा सब कुछ अच्छे से प्रेजेंट है। पहले तो नाम ये याद रखना है, मेसोफिल सेल्स दैट हैव डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर व्हिच इज नोन एज क्लोरोप्लास्ट, एंड क्लोरोप्लास्ट हैव थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। थैलेकॉइड मेम्ब्रेन इज अगेन अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। तो ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, उसी के ऊपर सारे पिगमेंट्स प्रेजेंट होने वाले हैं। होपफुली ये आपको समझ आया होगा प्रोकैरियोट्स के केस में कहाँ है एंड यूकैरियोट्स के केस में कहाँ प्रेजेंट होते हैं सारे पिगमेंट्स। चले आगे बढ़े। अब हमारे पास कुछ पिगमेंट्स है, थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं, थोड़ा थोड़ा, जैसे क्लोरोफिल, फाइकोबिलिन, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीन। सबसे पहले बात कर रहे हैं क्लोरोफिल। हमने क्या कहा, किससे ड्राइव्ड है भाई ये, पोरफायरिन या फिर कैलोरीन। इनसे ड्राइव्ड स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट, जो क्लोरोफिल होते हैं, क्लोरोफिल आर लिपिड सोल्यूबल। कैसे होते हैं ये, लिपिड सोल्यूबल। ऐसी चीजों पे क्वेश्चन आ जाते हैं। लिपिड सोल्यूबल है ये, वाटर सोल्यूबल नहीं है, क्योंकि जब सेम नेचर का होता है ना, वो उसी में डिसॉल्व होना पसंद करता है। जो सेम नेचर का होगा वो उसी में घुलेगा। हम भी अपने सेम नेचर वाले ही को ही फ्रेंड बनाते हैं, है ना, बाकियों को नहीं बनाते, क्योंकि हम भी उन्हीं के साथ घुल मिल सकते हैं। सेम अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, वी नीड द सेम टाइप ऑफ चार्ज पर्सन। लाइक अगर मैं वाटर की बात करती हूँ, वाटर में क्या है बेटा, दे आर पोलर इन नेचर, तो वो कंपाउंड को ही अपने अंदर डिसॉल्व करवाएगा जो पोलर है, मतलब जो जैसे आप बोल सकते हैं दो पोल्स में डिवाइड हो सकते हैं, दो आयंस की फॉर्म में डिवाइड हो सकते हैं। लेकिन क्लोरोफिल लिपिड सोल्यूबल का है, दैट मीन्स इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं कुछ लिपिड वाला स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो रहा होगा, है ना। अभी हम देखेंगे है या नहीं। नेक्स्ट,
क्लोरोफिल हमने कहा भाई पिगमेंट है, एंड पिगमेंट्स का फंक्शन क्या है, दे आर गोइंग टू एब्जॉर्ब सनलाइट, वही सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, एंड सनलाइट से जो लाइट आ रही है वो व्हाइट कलर की है, व्हाइट है ना, और व्हाइट में विबग्योर होता है, तो विबग्योर में से कौन सी लाइट को ये एब्जॉर्ब कर रहा है, अब हम उसको देखते हैं। सो ये क्या करता है बेटा, एब्जॉर्बेंस शो इन रेड एंड ब्लू रीजन, कौन से रीजन में शो कर रहे हैं, रेड एंड ब्लू रीजन में। एब्जॉर्बेंस कहाँ दिख रही है, रेड एंड ब्लू रीजन में ही दिखाई दे रही है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आते हैं और आएंगे, मार्क करना। आगे बढ़ते हैं। अगर मैंने इसको कहा, जैसे हमने दो नाम दिए हैं, एक है कैलोरीन और एक है पोरफायरिन, तो मैंने यहाँ लिखा अगर ये कैलोरीन ड्राइव्ड है तो क्या इसके स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, और अगर ये पोरफायरिन ड्राइव्ड है तो क्या यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। सबसे पहले क्लोरोफिल हमने पढ़े, ये 4 टाइप के हैं, ए बी सी एंड डी। कैलोरीन ड्राइव्ड इन चारों में से कौन है, क्लोरोफिल ए बी एंड डी, बचा हुआ एक वो पोरफायरिन ड्राइव्ड है, ठीक है, क्लोरोफिल सी। नेक्स्ट अगर मैं इसमें बात करती हूं, ठीक है, जो क्लोरीन होता है इसके पास 3 पायरोल रिंग होती है प्लस 1 पायरोलीन होता है, 1 पायरोलीन रिंग होती है। ये डिफरेंस है। और इसकी बात करते हैं ना पोरफायरिन, इसके पास 4 पायरोल होती है, ठीक है, 4 पायरोल होती है। 4 है ना, इसलिए हम इनको क्या कह देते हैं, टेट्रा पायरोल स्ट्रक्चर, ठीक है, टेट्रा पायरोल। चाहे इधर की बात करो बेटा, इधर 3 + 1 और पायरोलीन लगभग सेम है, ठीक है, तो 4 वहां हुई, 4 ही यहाँ पे हो रही है, इसलिए हम इन दोनों को क्या कह देते हैं, चाहे कैलोरीन हो चाहे प्रोफायरिन हो या उससे ड्राइड स्ट्रक्चर्स हो, दे आर टेट्रा पायरोल इन नेचर, वो टेट्रा पायरोल नेचर के होते हैं, दे हैव 4 रिंग्स। अच्छा मैम क्या डिफरेंस है पायरोल और पायरोलिन में, देख लो इधर, अगर मैं पायरोल की बात करती हूँ तो क्या डिफरेंस है, पायरोलिन की बात करती हूँ तो क्या डिफरेंस है। पायरोल में ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है और पायरोलिन में कुछ ऐसा, बस ये डिफरेंस है और कुछ नहीं, ठीक है, बाकी स्ट्रक्चर पूरा का पूरा सेम है, ठीक है, ये ही स्ट्रक्चर में बस डिफरेंस है पायरोलिन। अब हम यहाँ पे कुछ थोड़ा सा देख लेते हैं अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल। हमने कहा इसके पास 4 रिंग प्रेजेंट है, तो मैं 4 बना लेती हूँ। ये चारों के यहाँ सेंटर वाले स्ट्रक्चर में यहाँ पे मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट होता है, विच इज अ डाइवेलेंट आयन, तभी 2+ लिखा है, तो ये मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट है जो इनसे जुड़ा हुआ है यूजिंग कोऑर्डिनेट एंड कोवलेंट बॉन्ड्स। ऐसे ही बॉन्ड्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, मिथाइल लिंकेज जिसे हम कहते हैं, ठीक है, तो ये वाली क्या है, मिथाइल लिंकेज या बॉन्ड, और जो ये वाले मैंने पूरी लाइन लगाई है विदाउट एनी डैश, इन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड, और जो डैश वाले हैं दीज आर कोऑर्डिनेट। ठीक है ना, ये जो 4 वाली रिंग होती है ना, इसके पास एक यहाँ पे ऐसे टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है,
ये इसको हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं फाइटोल टेल। कितने कार्बन की है, 20 कार्बन की है, ठीक है, 20 कार्बन की ये स्ट्रक्चर होती है फाइटोल टेल। अब देखो ये टेल वही जैसी लग रही है ना, कुछ जो हाइड्रोफोबिक लिपिड में होती है वो नीचे है ना वैसी, तो इसलिए हम इसको बोल रहे हैं ये लिपिड सॉल्युबल है, इसका स्ट्रक्चर ही पूरा लिपिड जैसा होता जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं हम इस थर्ड पे, यहाँ पे इसके साथ एक और रिंग जुड़ी रहती है, इसे हम क्या कहते हैं बेटा, साइक्लोपेंटेनॉन रिंग। 3 के साथ नंबर यू हैव टू रिमेम्बर किसके साथ जुड़ी है, 3 वाले के साथ, और 4 के साथ वो टेल जुड़ी है जो कितने कार्बन की बेटा, 20 कार्बन। अच्छा उससे और एक और चीज याद रखनी है, ये जो 20 कार्बन की टेल जुड़ी है फाइटोल टेल, फाइटोल ये आइसोप्रीन ड्राइव्ड है। क्या ड्राइव्ड है, आइसोप्रीन यूनिट ड्राइव्ड स्ट्रक्चर है। आइसोप्रीन यूनिट जब भी आती है ना बेटा, इतना याद रखना, ये कितने कार्बन की होती है, 5 कार्बन की होती है। बेसिक यूनिट और हम इसे बहुत बार आगे यूज करेंगे, तो आपको आइसोप्रीन वर्ड याद ही रख लो बस। आइसोप्रीन यूनिट कैसी है, जस्ट ऐसी जैसे लगा लो आप लिपिड जैसा स्ट्रक्चर होते हैं ना हाइड्रोकार्बन वगैरह वाला, वैसा ही स्ट्रक्चर है इसका, नेचर ही लगा लो वैसा है, लेकिन लिपिड नहीं कह सकते हो, इसे हम आइसोप्रीन यूनिट कहते हैं। इसका नाम है आइसोप्रीन, 5 कार्बन का होता है इसकी बेसिक यूनिट। अब देखो इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छी बात, सरप्राइजिंग वाली बात वो क्या है, जब भी ये आगे बढ़ेगा ना 1 कार्बन आप इसमें ऐड नहीं कर सकते हो। लाइक आप ये नहीं कर सकते हो कि 5 कार्बन ऑफ आइसोप्रीन प्लस 1 कार्बन अगला, कभी नहीं होगा। इसमें हमेशा 5 के फॉर्म में ही आगे बढ़ेगा ये, हमेशा, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं होगा, हमेशा 5 फिर 5 फिर 5 फिर 5 फिर 5 5 5 5 ये ही बढ़ेगा। अगर मैंने यहाँ पे इसे 20 कार्बन बोला है कि फाइटोल चेन इज ऑफ 20 कार्बन, दैट मीन्स आइसोप्रीन यूनिट कितनी आई होगी, 4 आइसोप्रीन यूनिट आई होगी, 4 आइसोप्रीन यूनिट जुड़ी होगी, तभी जाके क्या बन रहा है बेटा, 20 कार्बन की एक टेल जुड़ रही है। बात समझ आई है ना, तो ये स्ट्रक्चर ऐसे बन जाते हैं। अच्छा अब थोड़ी सी बात करते हैं, हम क्यों कह रहे हैं ये क्लोरोफिल ए है, ये क्लोरोफिल बी है। मैम टाइप्स ये तो सब सेम है, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है बेटा जो सभी चारों टाइप के में प्रेजेंट होगा। आपको याद रखना है अबाउट क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। जब आप क्लोरोफिल ए की बात करते हैं या बी की बात करते हैं, क्लोरोफिल ए में बेटा यहाँ पे CH3 लगा रहता है ऑन द सेकंड नंबर ऑफ पोरफायरिन रिंग, सेकंड पे क्या लगा रहता है, CH3 इन केस ऑफ क्लोरोफिल, और यहाँ पे CHO लग जाता है इन केस ऑफ क्लोरोफिल बी। बी के केस में वहां क्या लग जाता है, CHO क्रो। होपफुली बात समझ आई होगी, ठीक है। तो ये आपको ऐसा कुछ देखने को मिल जाता है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर ऑफ किसका बेटा, क्लोरोफिल। होपफुली सारी बात समझ आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहीं पर मैं मेंशन कर देती हूँ, अगर मैं बात करती हूँ बेटा क्लोरोफिल ए की एंड क्लोरोफिल बी की, हमने वहां पे क्या लिखा है कि ये रेड एंड ब्लू रीजन में एब्जॉर्बेंस शो करता है। तो कौन है जो रेड में शो करता है और कौन है जो ब्लू में करता है, और इससे तो बहुत बार क्वेश्चन आया है बेटा। ए होता है जो रेड में करता है, बी है जो ब्लू में करता है, और याद करने का सिंपल सा मेथड है, बी से बी, बस ये याद रख लो। ए तो अपने आप याद हो जाएगा, ए हमेशा रेड में आएगा और बी वाले में आएगा, पहली इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी, ए को हम कहते हैं दिस इज एन एसेंशियल पिगमेंट, ये एसेंशियल पिगमेंट है। और जो क्लोरोफिल बी होता है, चाहे सी होता है चाहे डी होता है, ऑल आर, मैं ऐसे लिख देती हूँ, ऑल अदर आर एसेसरी पिगमेंट्स। ये सब क्या होते हैं, एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं, मतलब साथ देने वाले। क्या करने वाले, साथ देने वाले, वो साथ दे रहे हैं ए का, बाकी मेन काम ए का चल रहा होता है। तो यहाँ पे आप मेंशन कर लेना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट। ओके चलिए
नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, हमने क्लोरोफिल किया, पोरफायरिन, सॉरी फाइकोबिलिन, फाइकोबिलिन ये वाला हमने ये कर लिया ना। अब हम फाइकोबिलिन पे मूव कर रहे हैं। फाइकोबिलिन वो था अभी हम, चलो उसके कंपैरिजन में करेंगे तो और मजा आएगा। देखो फाइकोबिलिन की बात करते हैं तो ये क्या होते हैं बेटा, ये भी पोरफायरिन ड्राइव्ड है। पहले तो पोरफायरिन ड्राइव्ड ही होते हैं, इसमें कोई वो नहीं है कि ये कैलोरीन ड्राइव्ड हो सकते हैं, कभी भी नहीं, ये हमेशा पोरफायरिन ड्राइव्ड ही होंगे। नेक्स्ट लीनियर होता है स्ट्रक्चर। क्लोरोफिल कैसा था, सर्कुलर है ना, मतलब रिंग टाइप, यहाँ नहीं है, यहाँ पे ये लीनियर स्ट्रक्चर है। और लीनियर टेट्रापायरोल का ही है, अगेन टेट्रापायरोल स्ट्रक्चर। अच्छा जब ये रिंग बनी थी तो बीच में कुछ आके बैठा, लेकिन ये लीनियर है तो नो मैग्नीशियम आयन इन द सेंटर। ठीक है, सेंटर में कोई मैग्नीशियम आयन होगा ही नहीं। नेक्स्ट प्रेजेंट इन, अच्छा कहाँ पे होता है, क्या ये सभी में होगा, आंसर है नहीं। ये स्पेसिफिक यूकैरियोट्स में होता है और किसी स्पेसिफिक प्रोकैरियोट्स में होता है। कौन सा यूकैरियोट है जिसमें होगा और कौन सा प्रोकैरियोट है जिसमें होगा। यूकैरियोट की बात करते हैं तो रेड एल्गी, और प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं तो बेटा साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, तो ये है फाइकोबिलिन। नेक्स्ट जैसे हमने क्लोरोफिल के लिए क्या लिखा, इट इज लिपिड सॉल्युबल, ये लिपिड सॉल्युबल है क्योंकि उसका नेचर लिपिड जैसा है। लेकिन इसकी बात करते हैं हम यहाँ पे फाइकोबिलिन की, ये कैसा होता है बेटा आपका वाटर सॉल्युबल। ठीक है, वाटर सॉल्युबल। अब क्यों, क्योंकि इसके अंदर बेटा प्रोटीन पार्ट भी है, बिकॉज ऑफ प्रोटीन अटैच्ड विद इट, इसके साथ प्रोटीन जुड़ा रहता है, इस पूरे स्ट्रक्चर के साथ एक प्रोटीन भी जुड़ा रहता है। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल पहला पिगमेंट। अच्छा पहले मैं ऐसे लिख देती हूँ क्या क्या चीजें जुड़ेगी। पिगमेंट जुड़ेगा, जो ऊपर लिखा है मैंने, मतलब फाइकोबिलिन का एक पिगमेंट जुड़ेगा, प्लस में और उसके साथ प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन कह रहे हैं जुड़ रहा है। पिगमेंट कौन सा है, पहला अगर एग्जांपल ले रहे हैं तो इट इज फाइको एरिथ्रोबिलिन, ये पिगमेंट जुड़ा, किसके साथ जुड़ रहा है, प्रोटीन के साथ। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, फाइको एरिथ्रीन। नेक्स्ट ठीक है, अगला पिगमेंट मॉलिक्यूल फाइको साइनोबिलिन, और फिर उसके बाद अगर प्रोटीन से जुड़ जाता है तो क्या कहलाता है, फाइको साइनिन। और ये नाम आप सुनते भी हैं, सही बात है। तो ये था सेकेंड नंबर वाला, ठीक है, मतलब 2 हो गए हमारे। नेक्स्ट नेक्स्ट अब हम एक साथ ही पढ़ लेते हैं किसके बारे में, कैरोटीनॉइड्स ड्राइव्ड स्ट्रक्चर। 2 थे ना, ज़ेंथोफिल एंड कैरोटीन। पहले तो कैरोटीनॉइड्स की अगर मैं बात करूं बेटा, कैरोटीनॉइड्स ये भी क्या है, आइसोप्रीन यूनिट ही है ये।
और फिर से अगर मैंने आइसोप्रीन बोल दिया दैट मीन्स 5 कार्बन। लेकिन अगर मैं सिर्फ पहले बात करती हूँ, मतलब आइसोप्रीन यूनिट ड्राइव्ड लिख सकते हो, उससे बन के आया है कौन, एक कैरोटीनॉइड। लेकिन कैरोटीनॉइड की बात करूं, ये कितने कार्बन है, इज 40 कार्बन स्ट्रक्चर। 40 कार्बन मतलब बेटा 8 आइसोप्रीन यूनिट आपस में जुड़ के ये बना रही है। 8 आइसोप्रीन जुड़े होंगे तब ये बन रहे। कैरोटीनॉइड्स आर कितने, अगर मैं बोलूं यहाँ पे 150 कैरोटीनॉइड्स, या फिर ऐसे लिखो मोर देन 150 डिस्कवर्ड टिल नाउ। ठीक है, अभी तक इतने ज्यादा ये डिस्कवर हो चुके हैं। अगेन इसमें भी आइसोप्रीन यूनिट आया है ना, और जो क्लोरोफिल था उसमें भी आइसोप्रीन यूनिट आया। दोनों में आइसोप्रीन है, वो भी लिपिड सॉल्युबल था तो ये भी लिपिड सॉल्युबल हो जाएगा। कैरोटीनॉइड्स आर लिपिड सॉल्युबल। अच्छा, ये कहां पे एब्जॉर्बेंस दिखाते हैं, एब्जॉर्बेंस शो बिटवीन कितने से कितने के बीच में, 400 to 500 नैनोमीटर, विच इज द विजिबल रेंज ऑफ लाइट। विजिबल रेंज जिसमें क्या बनता है, विजिबल मतलब आपको देखने वाली लाइट जो है वो आने लग जाती है, वो विजिबल रेंज में हमें ये एब्जॉर्बेंस अपनी शो कर रहे होते हैं। हमने कहा दे आर ऑफ 2 टाइप्स, एक है कैरोटीन और दूसरा नाम क्या है, ज़ैंथोफिल। दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर मैं कैरोटीन की बात कर रही हूँ, मतलब इसमें क्या प्रेजेंट है बेटा, आपका हाइड्रोकार्बन। अब कितने कार्बन का लिखा हुआ है बेटा, 40 कुछ ऐसा। ठीक है, H कितने हैं, 56, ये कुछ इतने नंबर के हाइड्रोकार्बन यहाँ पे है। लेकिन ये कैसा होता है, नो ऑक्सीजनेटेड, मतलब इसमें कुछ ऑक्सीजन नहीं जुड़ा होगा इसके स्ट्रक्चर में। ज़ैंथोफिल और इसमें यही डिफरेंस है, इट इज ऑक्सीजनेटेड, इसके स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन कहीं ना कहीं जुड़ा होगा, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ होगा, मतलब ये कुछ ऐसा होगा C40 H56O2 कुछ ऐसा। और कैरोटीनॉइड जैसे अभी हमने पीछे देखा, ठीक है, कि वो किसी मतलब रेड एल्गी में मिल रहा है या फिर हमारे जो साइनोबैक्टीरिया उसमें मिल रहा है, लेकिन कैरोटीनॉइड्स these are present in all photosynthetic organisms। ठीक है, सभी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स में ये क्या होती है बेटा, प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट, क्यों प्रेजेंट होती है, टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन या टू प्रोवाइड फोटो प्रोटेक्शन। अभी मैं बताती हूँ कैसे। देखो, फोटो प्रोटेक्शन वर्ड से पता चल रहा है लाइट से प्रोटेक्शन। कभी कभार बहुत हाई अमाउंट में लाइट आ जाती है, पिगमेंट्स भी हार्म हो जाते हैं, उनको भी इफेक्ट हो सकता है, उस केस में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है। तो अब वो तो सभी प्लांट्स की नीड है, हमें प्रोटेक्शन के लिए कोई ना कोई चाहिए, वो है कैरोटीनॉइड्स। मतलब कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल बोथ दे आर गोना एक्ट एज द फोटोसिंथेटिक प्रोटेक्शन, मतलब वो उसमें हेल्प करेंगे आपकी। ठीक है, चलो ये पॉइंट्स होपफुली क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट, देखो हमने कहा फोटो प्रोटेक्शन, मैं लिख देती हूँ। क्या होता है, कैसे होता है, इस चीज को समझेंगे। पहले तो ये चलते हैं, जब बहुत हाई अमाउंट में नहीं आ रही है एनर्जी या फिर कुछ गड़बड़ अभी हुई नहीं है, नॉर्मल सब चल रहा है, तो क्या होता है तब की बात समझते हैं।
तो ये सबसे पहला, जिसे हम क्या कहते हैं, फोटोकेमिकल क्वेंचिंग। फोटोकेमिकल क्वेंचिंग, इस केस में क्या हो रहा है, देखो हमने कहा क्लोरोफिल है एंड ये क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कर रहा है सनलाइट की एनर्जी को, सनलाइट, और जैसे ही एब्जॉर्ब करेगा अपनी एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, मैंने इसके ऊपर ऐसे स्टार लगा दिया, जिसका मतलब है ये किस में जा रहा है बेटा, अपनी एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी में चला गया। उसके बाद और कब जा रहा है, जब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तो मैं लिख देती हूँ लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली। लेकिन अब ये पूरे टाइम तो अपने पास नहीं रख सकता ना, इसको किसी को ना किसी को तो ट्रांसफर करना पड़ेगा, किसी ना किसी को तो ट्रांसफर करना पड़ेगा, अपने पास नहीं रख सकता। तो ये यहाँ पे किसी और को देता है। अभी सिर्फ याद रखने के लिए मैं समझा रही हूँ, अदरवाइज हम जब लाइट रिएक्शन पढ़ेंगे तब और डिटेल में पढ़ेंगे। वाटर आता है, वाटर, वाटर आपका ब्रेक डाउन होता है H प्लस आयंस, ऑक्सीजन प्लस इलेक्ट्रॉन्स में। अब हमने जो ये इलेक्ट्रॉन मेंशन करे हैं ना, ये जो एनर्जी जा रही है बेटा इन इलेक्ट्रॉन्स को मिल रही है एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स गेट एक्साइटेड। ये इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं बेटा, एक्साइटेड, और बाकी का जो स्टेप है वो फॉलो करेंगे जो हम पढ़ेंगे आगे। लेकिन अभी बस इतने याद रखो, कुछ ऐसा होता है कि लेता है एनर्जी और उसको जो हाइड्रोजन वाटर ब्रेक डाउन हो रहा है उसके इलेक्ट्रॉन को वो ट्रांसफर करता है। जैसी एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी, दिस कम बैक टू इट्स नॉर्मल स्टेज, वो अपने वापस से नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि अब उसने अपनी जो एक्साइटेड एनर्जी थी वो दे दी। ये कब होता है, जब नॉर्मल कंडीशन फॉलो हो रही है, जब कुछ भी खराबी नहीं चल रही है। तो इसे हम क्या देते हैं, दिस इज फोटोकेमिकल क्वेंचिंग, मतलब फोटोकेमिकल क्वेंचिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है। बात समझ आई? नेक्स्ट, अब हम कंडीशन समझते हैं जब कुछ गड़बड़ी हो जाए। सेकंड, इसे हम कहते हैं फोटो इनहिबिशन। लाइट की वजह से इनहिबिशन, इनहिबिशन किसका, देखो इस रिएक्शन को हम क्या कह रहे हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन। इसी को कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन, यहीं से बनती है क्योंकि हमारे केमिकल एनर्जी, इसीलिए। ठीक है, ये जो ऐसे जा रही है इसी के बाद केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। फोटो इनहिबिशन के टाइम पे समझते हैं अब क्या हुआ। क्लोरोफिल है, ये एब्जॉर्ब करेगा लाइट को और क्या हो जाएगा, एक्साइटेड। नाउ अगेन दिस एक्साइटेड क्लोरोफिल इज वेटिंग फॉर इलेक्ट्रॉन्स, ये वेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन आएंगे, मैं उसको दूंगा, लेकिन अब गड़बड़ हो रही है, इलेक्ट्रॉन नहीं है। मैं लिख देती हूँ नो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, है ही नहीं। तो अब नाउ इट इज कंफ्यूज, मैं अपनी एनर्जी किसको दूं, अगर नहीं है तो उस केस में मैं किसको दूं। तो अब क्या करेगा भाई, इसको लेने, इस कंडीशन में क्या होता है, गड़बड़ हो सकती है, अफेक्ट कर सकता है। और हम मैं यहाँ लिख देती हूँ नो फोटोकेमिकल रिएक्शन। अब फोटोकेमिकल रिएक्शन होगी ही नहीं। अब इस केस में फोटोकेमिकल रिएक्शन होगी नहीं क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी ट्रांसफर हुई ही नहीं। तो इस केस में अब क्या होने वाला है उसको समझते हैं। इस केस में ये अपनी एनर्जी किसको दे देता है, ऑक्सीजन को। किसको दे देता है, ऑक्सीजन को, और वापस से खुद आ जाता है एक नॉर्मल वाली स्टेज में। अब ऑक्सीजन को दिया है तो क्या कोई इफेक्ट होगा, तो आंसर है यस, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है। अगर ये ऑक्सीजन को देगा तो ऑक्सीजन क्या करेगा बेटा, इन द फ्यूचर पेरोक्साइड फॉर्म करेगा। क्या है ये, इसे हम अलग अलग नामों से जानते हैं, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज। कहीं कहीं पे आपको ये लिखा मिल सकता है, जिसे शॉर्ट में आप लोग रॉस कहते हैं, इसी की शॉर्ट फॉर्म है रॉस, या फिर पेरोक्साइड, वो तो सुना ही होता है सब में, पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये बन जाता है। और ये होता है अब हार्मफुल,
ये होता है हार्मफुल। क्यों कह रहे हैं हार्मफुल? क्योंकि दिस इज गोना इनहिबिट समथिंग, इनहिबिशन है ना, तो ये किसी चीज को रोकेगा। किसको रोकेगा? D1 एंड D2 पॉलीपेप्टाइड्स। D1 एंड D2 पॉलीपेप्टाइड्स। ये कहाँ प्रेजेंट है मैम? ये प्रेजेंट होते हैं इन द फोटोसिस्टम्स। ठीक है, अब देखो वर्ड आने शुरू हो रहे हैं ना, कुछ नए 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 नए। यस, कि फोटोसिस्टम्स होते हैं। फोटोसिस्टम्स क्या होते हैं बेटा? इन्हीं के थ्रू जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन्स, ये जो पढ़ रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, वो इन्हीं के थ्रू जाते हैं। ठीक है, इन्हीं के थ्रू ट्रांसफर हो रहे होते हैं। तो ये जो फोटो, उन्हीं के पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं। हम अभी इन द फ्यूचर, अभी रुक जाओ बस, हम देखेंगे क्या होते हैं, कैसे प्रेजेंट होते हैं, कैसे एनर्जी को ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं, सब देखेंगे। बस इतना याद रखो, दीज पॉलीपेप्टाइड्स आर प्रेजेंट इन द फोटोसिस्टम्स एंड फोटोसिस्टम ही है जो आगे की रिएक्शन कराते हैं। तो अब ये बनेगा, तो ये भाई फोटोसिस्टम्स को रोक रहा है। फोटोसिस्टम्स रुक रहे हैं तो सीधी सी बात है ना, कोई फोटोकेमिकल रिएक्शन होगी नहीं, और रुकने को ही हम कह देते हैं इनहिबिशन। ये ऐसा हो जाता है। बात समझ आई? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन हमने क्या पढ़ा है पीछे कि जो कैरोटीनॉइड्स है वो फोटो प्रोटेक्शन दे रहे हैं। मैम यहाँ पे तो जो आपने कहा, इसमें तो ये कब चल रहा है बेटा? जब नॉर्मल कंडीशन होती है। पहले तो ये याद रखो, नॉर्मल में। अभी हमने कैरोटीनॉइड का रोल ही नहीं पढ़ा। फिर हमने ये पढ़ा कि अगर कैरोटीन नहीं हुआ तो इनहिबिशन की तरफ सिस्टम हो सकता है। इफ नो कैरोटीन, तो ये हो सकता है। क्योंकि कैरोटीन नहीं हुआ, कैरोटीनॉइड नहीं हुए, तो ऑक्सीजन लेगा और ऑक्सीजन इसमें कन्वर्ट होगा एंड ultimately it leads to the inhibition of photochemical reaction. Now third one, जो जिसमें हम क्या कहते हैं? non photochemical quenching, non photochemical quenching। इसको समझो। हमने कहा क्लोरोफिल है। दिस क्लोरोफिल कन्वर्ट्स इनटू एक्साइटेड फॉर्म, अपनी एक्साइटेड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। होने के बाद नाउ एज वी नो देयर इज नो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, तो ये अपने जो भी एनर्जी है वो किसे ट्रांसफर करेगा? अब ये ट्रांसफर करेगा। नाउ दिस इज इफ कैरोटीन प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट है तो ये अपनी एनर्जी कैरोटीन को देगा। ठीक है, ऑक्सीजन को नहीं जा पाई ना अब, क्योंकि ये आ गया, और ऑक्सीजन को नहीं गई तो वही इनहिबिशन भी नहीं होगा। ये कैरोटीन जैसे ही लेगा भाई, क्लोरोफिल तो अपनी फिर से वापस स्टेज में आ जाएगा। एंड दिस कैरोटीन, ठीक है, ये भी अपनी एक्साइटेड स्टेट में जाएगा कैरोटीन। अब एक्साइटेड स्टेट में तो कोई भी रहना पसंद नहीं करता ना, अल्टीमेटली उसे किस में आना पड़ेगा? अपने नॉर्मल स्टेज में। और ये अपनी जो भी एनर्जी है उसे रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ हीट। किस फॉर्म में रिलीज करेगा? हीट की फॉर्म में। ठीक है, तो ये मेन है। दिखा ना उसने फोटो नॉन फोटोकेमिकल क्वेंचिंग, तो इसने यहाँ पे क्वेंचिंग करी है, लेकिन कैसे? कैरोटीन की हेल्प से। अब कैरोटीन ने हेल्प कर दी, इनहिबिशन भी नहीं हुआ, और जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी वो हीट की फॉर्म में बाहर निकालता जाएगा। ठीक है, क्या करेगा? उसे निकाल देगा। इस तरीके से इसने क्या प्रोवाइड किया बेटा? फोटो प्रोटेक्शन। गड़बड़ नहीं होने दी कुछ, फोटो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी। होपफुली बात समझ आई। ठीक है, होपफुली बात समझ आई। इस तरीके से ये यूज होते हैं। हम ना इन कैरोटीनॉइड्स को, इस केस में कैरोटीनॉइड्स यहाँ पे भी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि सारी प्रॉब्लम्स कौन कॉज कर रहा है? दिस पेरोक्साइड। तो जो कैरोटीनॉइड्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं बेटा? स्कैवेंजर की तरह एक्ट करते हैं। एक्ट एज स्कैवेंजर्स। एंड व्हाट डज स्कैवेंजर डू?
स्कैवेंजर क्या कर रहे होते हैं, वो कुछ ना कुछ मतलब खाने वाले हैं। अब किसको खाएंगे, पेरोक्साइड, पेरोक्साइड का हो या फिर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, उसको वो खा जाते हैं। अब ये खत्म हो गया ना, तो ये तो रुकेगा नहीं, ये अपना अल्टीमेटली वर्क करता रहेगा, राइट। तो ये थे आपके कुछ फोटो प्रोटेक्शन की रिएक्शंस। होपफुली इट्स क्लियर। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं कुछ प्लांट की स्पीशीज एंड उनमें प्रेजेंट होने वाले पिगमेंट्स। अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट। याद रखना है चाहे कुछ हो जाए। मैंने देखो 3 मार्क्स लगा दिया आपके लिए। पहली प्लांट स्पीशीज these are green plants, red algae, brown algae, dinoflagellate, diatoms जिसे हम golden algae कह रहे हैं, cyanobacteria and euglenoids। ठीक है। नाउ क्या क्या प्रेजेंट किसमें है, ठीक है। सबसे पहला इसमें है क्लोरोफिल ए एंड बी। देखो क्लोरोफिल ए सब में होगा, पहले तो यही लिख लो, क्लोरोफिल ए सब में होगा, किसी में भी एक्सेप्शन के बिना नहीं हो सकता। ये है क्योंकि ये एसेंशियल है, एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि ये एसेंशियल है, तो ये सब में होगा। अब उसके बाद बी सी डी किस में हो सकता है वो देखते हैं। तो क्लोरोफिल ए और बी किस में है, ग्रीन में है। फिर उसके बाद जो रेड एल्गी है उसमें डी भी आ जाता है। ब्राउन एल्गी हो चाहे आपके डायटम्स, तीनों तक क्लोरोफिल ए होगा और क्लोरोफिल सी प्रेजेंट होगा। फिर आ जाते हैं आपके साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया में ए होता है, कभी कभार डी दिख जाता है आगे, ठीक है, डी हो सकता है। लास्ट यूग्लिनोइड्स, इट्स कंटेन क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल डी। इसके अलावा कैरोटीनोइड सब में होते हैं, अभी मैंने बताए थे ना सभी में है, इन तीनों में भी है, इसमें भी है और इसमें भी, सभी में कैरोटीनोइड्स प्रेजेंट है। बचा एक कौन, वही पोरफायरिन, अरे फाइकोबिलिन, फाइकोएरिथ्रिन, ये किसमें है, सिर्फ रेड एल्गी, साइनोबैक्टीरिया। तो रेड एल्गी प्लस साइनोबैक्टीरिया, सही बात है। तो ये सारी है, इनको आपको याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं। किसने एक्सपेरिमेंट दिया है, एंगलमैन, साइंटिस्ट का नाम है एंगलमैन। इन्होंने क्या क्या चीजें यूज करी थी, अगर हम बात करें, इन्होंने एक एल्गी ली है, स्पायरोगायरा, कहीं कहीं पे क्लोरेला भी लिखा है, ठीक है, लेकिन आप दोनों याद रख सकते हो, इन्होंने एल्गी ली है। उसके अलावा इन्होंने यहाँ पे प्रिज्म यूज किया था, एरोबिक बैक्टीरिया,
अब देखो समझो क्या किया इन्होंने। यहाँ पे ऐसे इन्होंने प्रिज्म रखा, और इससे जब लाइट ट्रांसफर करी तो बेटा लाइट ऐसे स्कैटर कर गई। अब ये जो स्कैटर करी यहाँ पे इन्होंने क्योंकि विजिबल लाइट दी थी, लाइट दी है वो विजिबल, और विजिबल होती है 400 to 700 लगभग नैनोमीटर के बीच में। तो यहाँ से स्टार्ट हुई, ये हुई 400 नैनोमीटर, 500 नैनोमीटर, 600 नैनोमीटर एंड 700 नैनोमीटर एट द लास्ट। ठीक है, ये सब इन्होंने ऐसे करके सेटअप दिया। अब इन्होंने यहाँ पे नीचे क्या रख दी बेटा, पूरे में अपनी एलगी डाल दी। अच्छा आप समझो एल्गी क्या करेगा, एल्गी को जो रिक्वायरमेंट है, अच्छा CO2 चाहिए ले लो, अच्छा तुम्हें वाटर चाहिए ले लो, दे दिया। एल्गी क्या करेगा बेटा, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा, परफॉर्म करेगा। जैसे ही परफॉर्म करेगा क्या रिलीज करेगा, एक तो फूड बनाएगा ही बनाएगा, लेकिन रिलीज कर देगा क्या, ऑक्सीजन। ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस याद करो, तो ये रिलीज कर रहा है। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा रिलीज कर रहा है, आपको ऑक्सीजन दिखेगी थोड़ी, वो तो गैसियस फॉर्म में आ रही है ना, आपको अपने एनवायरनमेंट में दिख रही है ऑक्सीजन नहीं। तो इन्होंने जाना कि अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा है, हाउ वी कैन नो दैट। तो इन्होंने ये किया, उसके बाद इसमें अब डाल दिया एरोबिक बैक्टीरिया। क्या डाल दिया ऊपर से, एरोबिक बैक्टीरिया, और फिर देख रहे हैं वो एरोबिक बैक्टीरिया कहाँ पे प्रेजेंट हो रहे हैं। तो देखा गया जो भी एरोबिक बैक्टीरिया है ना, वो इन दो रीजन में आ रहा है, पूरा यहाँ शिफ्ट हो गया, सिर्फ यहीं पे शिफ्ट हो रहा है। पहले पूरे में फैला हुआ था और बाद में इसी रीजन में सस्पेंडेड हो गए यहाँ पे बहुत। तो ये क्या है आपके एरोबिक बैक्टीरिया, सस्पेंडेड एरोबिक बैक्टीरिया। सस्पेंडेड क्यों, फैले हुए, सिर्फ इन्हीं रीजन में प्रेजेंट है, क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन चाहिए, नीड ऑक्सीजन टू सर्वाइव। अच्छा अब इन्हें तो ऑक्सीजन चाहिए और फोटोसिंथेसिस हो रही है, तो ऑक्सीजन निकल भी रहा है, लेकिन बैक्टीरिया सिर्फ इन्हीं रीजन में क्यों, हमने एल्गी तो पूरे में दी थी। दैट मींस इतने से इतनी रेंज में और इतने से इतनी रेंज में ही फोटोसिंथेसिस हो रहा है। मतलब वो लाइट तो पूरे रेंज की दी ना, लेकिन इतने रेंज में तो एक तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो रहा है और इतने रेट में फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हैं, रेंज of light at which photosynthesis occurs। वो कौन सी रेंज थी, तो एक है 400 to 500 नैनोमीटर और एक है आपकी 600 to 700 नैनोमीटर। जो 400 to 500 है ना, यही है ब्लू लाइट की रेंज, और जो ये होती है ये है रेड लाइट की रेंज, जो हम देखो स्टार्टिंग में ही पढ़ के आए थे। तो ये दो ही लाइट ऐसी है जहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंटली आप याद रखोगे फोटोसिंथेसिस फॉर्म होता है, मतलब यहीं पे सारी लाइट्स एब्जॉर्ब हो रही हैं। इसी से मिला था, इसी के बाद मिला था आपको आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, इन्होंने ही बना के दिया था एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के बारे में, जिसमें से बताओ नेट तक के क्वेश्चन आते रहते हैं और आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आते रहते हैं। तो वो कौन थे, एंगलमैन थे, जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करके जाना अच्छा सिर्फ इन दोनों रीजन में ही तो फोटोसिंथेसिस हो रही होगी, तभी तो सारे बैक्टीरिया यहीं गए हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस से तो ऑक्सीजन आएगा, और ऑक्सीजन अगर पूरे में आता तो बैक्टीरिया की ग्रोथ यहाँ भी दिखती, नहीं दिख रही। इसका क्या मतलब है, फोटोसिंथेसिस सिर्फ यही रीजन में हो रहा है ढंग से, बाकी रीजन में नहीं हो पा रहा है। क्यों, क्योंकि वहीं पे लाइट मिल रही है जिसको वो एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं, एक तो ब्लू रेंज की और एक रेड लाइट के रेंज की।
होपफुली ये वाला पॉइंट क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं क्या था वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं क्या था वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। चलिए अब इसको देखेंगे। यहाँ पे देख रहे हो वेवलेंथ लाइट, ये देखो इनके बीच में देखो पूरा डाउन फ्लैट, कोई एब्जॉर्प्शन हुआ ही नहीं। एब्जॉर्ब लिखा है ना, तो ये है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। और आपको याद रखना है, देखो सबसे पहले ध्यान से देखते रहना, पहले लाइट ग्रीन वाला, इसमें देखो यहाँ पे पीक आई, उसके बाद कुछ यहाँ पे अमाउंट में पीक आई, ठीक है, यहाँ पे पीक आई। कौन सा है बेटा, ये है आपका क्लोरोफिल ए। दैट मीन्स मैंने पीछे बताया ना, क्लोरोफिल कहाँ पे सबसे ज्यादा आप बोलोगे कि एब्जॉर्बेंस दिखा रहा है, दोनों में दिखाता है, लेकिन इट इज द मेन रेड वाले जोन में सबसे ज्यादा। देखो रेड है, यहाँ पे कलर भी दिखा रखा है, रेड है, उधर ब्लूइश है ना। अच्छा मैम इधर भी तो पीक दिखाई है, इधर से तो बड़ी दिखाई है, उधर वाला क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि उधर ब्लू का देखो ना, ये डार्क ग्रीन कलर वाला देखो, ब्लू कितना गया वहां पे, कितना हाई अमाउंट तक गया ना बिल्कुल एब्जॉर्बेंस करने के लिए, तो उधर इसलिए हम ब्लू को ज्यादा वैल्यू देते हैं। तो ये क्या है आपका क्लोरोफिल बी, क्योंकि उसने इतनी हाई पिक दिखाई है इस रीजन में, और इसे याद रखना है, इट इज क्लोरोफिल ए। यू हैव टू रिमेम्बर दिस, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आते हैं और क्लियर हो जाएगा अगर ये जान लिया तो। कैरोटिनॉइड्स याद करो, मैंने लिखवाया था 400 to 500 नैनोमीटर की रेंज में एब्जॉर्बेंस दिखाता है। ये देखो सिर्फ यही दिखाई है, इधर तो आया ही नहीं है। ये देखो ये वाली, इसकी बात कर रही हूँ मैं, ये सिर्फ यहीं पे दिखा रहा और कहीं दिखाई नहीं रहा है ना। और क्लोरोफिल बी इधर दिखाता है देखो, पर लेकिन छोटी, ए के कंपैरिजन में छोटी, और उधर बी ने ज्यादा दिखाई है ए के कंपैरिजन में। ऐसे आपको बस याद रखना है, सिंपली ऐसे ही ये चीजें याद रखनी है। तो ये था वो इम्पोर्टेंट, मार्क कर लेना, ड्रॉ करना है कॉपी में, इतने से इतना लिख लेना इट इज रेड जोन, एंड इतने से इतना लिख लेना इट इज ब्लू जोन। होपफुली पॉइंट क्लियर। चलो फिर इससे आगे का जो पॉइंट्स है अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन एंड टेक केयर ऑल्सो।